Hello guys, welcome to our channel Revenge in His Caged Part 1. Chapter 1 Be My Mistress. मेरी जान। रात के अंधेरे ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले रखा था। दार्जिलिंग से होते हुए एक एक्सप्रेस ट्रेन तेजी से मुंबई के तरफ जा रही थी। उसी ट्रेन के एक डिब्बे में चांद की रोशनी खिड़की से होते हुए एक मासूम चेहरे पर पड़ रही थी। ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ बाहर की ठंडी हवा और हल्का शोर उस शांत रात को और भी खूबसूरत बना रहा था। वहीं उस मासूम सी लड़की के चेहरे पर डर और दर्द साफ साफ नजर आ रहा था, जैसे वो कुछ डरावना सपने देख रही हो। इसी के बीच ट्रेन के जोरदार रुकने की आवाज से अचानक वह लड़की उठ बैठी और यहाँ वहां देखने लगी। पूरा डिब्बा खाली था, बस अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। वह बेचैनी से किसी को ढूंढने लगी। डर से वह कांप रही थी और हकलाते हुए खुद से बोली, बाबा, बाबा, आप कहाँ हैं बाबा। वह अंधेरे डिब्बे से होते हुए चांद की रोशनी की मदद से अपने बाबा को ढूंढने लगी और तभी उसकी नज़र सामने नीचे जमीन पर पड़े अपने बाबा पर गई। खून से वह लथपथ थे। वह मासूम सी लड़की जिसका नाम इवांशी था, वह भागते हुए उनके पास गई और रोते हुए बोली, बाबा, आपको क्या हुआ बाबा, कहिए कुछ बाबा, क्या हुआ, ये खून कैसे। तभी वह आदमी जो भीगी आंखों से इवांशी की तरफ देख रहा था, अपनी हकलाती आवाज में बोले, बेटा, रो मत, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। मेरी बच्ची, मुझे तुझे ये पहले बताना चाहिए था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इवांशी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने बाबा के चेहरे से आंख नहीं हटाई। उसने एक हाथ से अपने बाबा का हाथ थाम लिया और उनका सिर गोद में रख उनके गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, बाबा, बाबा, मुझे डर लग रहा है। क्या हो गया है आपको? ये खून कैसे? किसने किया आपके साथ ऐसा? इवांशी बुरी तरह से रो रही थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी ये हालत देख उसके बाबा हिम्मत कर बोले, तू रो मत बेटा, तुझे ही अब खुद को बचाना होगा। बस इतना जान ले, तू कोई आम लड़की नहीं है। वो बड़े मुश्किल से ये सब कह रहे थे। इवांशी को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थीं। तभी उसके बाबा दोबारा बोले, 17 साल से तुझे मैंने बचाए रखा, लेकिन अब मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझे इसलिए वहां से ले आया था क्योंकि मुझे पता था तेरे 18 साल होते ही वो लोग तुझे ढूंढ लेंगे। आज मेरी बच्ची, तेरे जन्मदिन के दिन, वो अपनी नफरत बुझाना चाहते हैं। तुझे तबाह कर देंगे। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश करके ये साबित कर दिया कि उनकी नफरत की आग अभी नहीं बुझी। इतना कहते ही उनके आंसू बहने लगे। वो इवांशी को दर्द भरी आंखों से देखते हुए बोले, किसी और की गलती की सजा तुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे ये बात छुपाई। मैं तेरा बाबा नहीं हूँ बेटा। और तभी बाहर का मौसम बदलने लगा। अचानक से ही बारिश होने लगी, जोरदार बिजली कड़कने लगी। इवांशी के चेहरे का रंग उड़सा गया था। इससे पहले वो कुछ पूछती, उसके बाबा ने इवांशी के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर देना। तुझे अब खुद अपना ख्याल रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। तुझे उस आग से बचना है जो तुझे जलाने को ढूंढ रही है। भाग जा, यहाँ से भाग जा, कहीं दूर। और तभी उनकी आंखें पीछे अंधेरे में किसी के चेहरे को देखकर फटी की फटी रह गईं। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनकी आंखें बंद हो गईं। इवांशी की धड़कन जैसे रुक सी गई थी। ये सब क्या हो रहा था? क्यों ऐसा हो रहा था उसके साथ? वो अपने बाबा को देखकर रोते हुए बोली, नहीं नहीं, आप झूठ कह रहे हैं। आप उठिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप मेरे बाबा हैं। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। लेकिन तभी किसी ने अचानक से उसे अपने बाहों में जकड़ लिया। इवांशी इस हालत में नहीं थी कि उसे कुछ समझ आए। उसने उस इंसान की वो गहरी आंखें देखीं, जिसमें बस अंधेरा था, काला अंधेरा। वह उससे अलग होने की कोशिश करने लगी। तभी वह इंसान उसके होठों को अजीब तरीके से छूता हुआ बोला, तुम्हारे बाबा ने काफी देर कर दी तुम्हें बचाने में। वह आग जो तुम्हें जलाने और तुम्हें मिटाने के लिए ढूंढ रहा था, तुम्हारे पास आ चुका है तुम्हें तबाह करने के लिए। वेलकम टू द हेल ऑफ इक्षित राजवंशी। द हेल ऑफ रिवेंज जान। इक्षित राजवंशी की शख्सियत किसी को भी डरा सकती थी। उसकी लंबाई करीब 6 फीट से ज्यादा थी, जो उसे आकर्षक बना रही थी। उसका बदन मजबूत और मस्कुलर था, जिसमें इवांशी अभी छटपटा रही थी। उसके सामने इवांशी किसी बच्चे की तरह थी, किसी मासूम बच्चे की तरह। इक्षित के हर एक मसल जैसे डराने के लिए बना था।
जितनी मजबूती से उसने इवांशी को पकड़ा था, उससे उसकी एक एक नस नजर आ रही थी। उसकी डार्क ब्लैक आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसमें नफरत और हुकूमत का एहसास बरस रहा था। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि देखने वाले को लगता था जैसे वो उसकी रूह तक देख सकता है। उसकी चीकबोन्स तेज और नुकीली थीं, जो उसके चेहरे को और भी खतरनाक बना रही थीं। इवांशी एक पल के लिए उसके चेहरे पर जैसे ठहर सी गई। उसकी आंखें भीगी हुई थीं, रोने की वजह से। वह उसे देख ही रही थी कि तभी उस शख्स इक्षित ने अचानक से इवांशी को साइड बने ट्रेन के बेड पर धकेला और उसके ऊपर आता हुआ बोला, पता है तुम्हें, कितना इंतजार किया है मैंने इन आंसुओं को देखने के लिए। बहुत तड़पा हूं मैं इनकी वजह बनने के लिए। मेरी जान। इवांशी उसके इतने करीब आने से डर से कांप उठी। उसने अपने कांपते हाथों से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, आप क्या चाहते हैं? कौन हैं आप? दूर, दूर हट जाए हमसे। हम नहीं जानते आपको। हमारे बाबा। वह इतना कह उठने को हुई, लेकिन इक्षित ने दोबारा उसे वहीं धकेला और अपने पीछे खड़े आदमियों को देखकर सख्त आवाज में कहा, इनके बाबा को यहां से ले जाओ। अभी। वो लोग जल्दी अपने काम पर लग गए। इवांशी को कुछ समझ नहीं आया। वह दर्द से कराहते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे बाबा को कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप उन्हें जाने दीजिए। इक्षित एक नजर अपने सामने उस लड़की को तड़पता देख मुस्कुरा उठा और अपने एक हाथ से उसके जबड़े को पकड़ उसके आंखों में देखता हुआ कहता है, वो अभी मरे नहीं हैं। उनकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे प्यारे बाबा सही हो जाएं, तुम्हारे पास आ जाएं, तो फिर बी माई मिस्ट्रेस इवांशी। बी माई मिस्ट्रेस। इवांशी की आंखें ये सुनकर फटी की फटी रह गईं। वह इक्षित को घूरते हुए देख बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं, आप मुझे दूर हो जाए। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कभी नहीं। इक्षित उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, तुम्हें ऐसा करना होगा, मेरी जान, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इतना कह वह उसे खींचता हुआ वहां से उठाता है और तभी ट्रेन बीच रास्ते पर रुक जाती है। ट्रेन के चारों तरफ बस सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी थी। इक्षित जबरदस्ती इवांशी को खींचते हुए ट्रेन से नीचे उतारता है। वह रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इक्षित को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। वह उसे खींचता हुआ ले जाकर आगे खड़ी एक कार में धकेल उसके ऊपर आता हुआ कहता है, चलो शुरू करते हैं। खुश करो मुझे। URL चैप्टर 2 IKSHIT की HEWANIYAT दर्द से भरी रात। Happy reading. You can follow me on Instagram and also in my WhatsApp channel so that I can give you updates. मैं भी तो देखूं इवांशी राजपूत, द प्रिंसेस ऑफ राजपूत आदमियों को कैसे रिझाती है। इतना कहकर इक्षित उसके करीब जाने लगा। इवांशी बस रोए जा रही थी। उसे अपने बाबा के पास जाना था, उन्हें गले लगाकर कहना था कि वह उसे कहीं छिपा लें। इवांशी ने कसकर अपने कपड़े पकड़ लिए और सामने देखते हुए बोली, नहीं, नहीं, दूर हट जाइए। आप हमें नहीं छू सकते। हमसे दूर हो जाए, हमारे पास नहीं आना। जाने दीजिए हमें हमारे बाबा के पास जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए, हम मर जाएंगे लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। वह बस रोए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। उसके आंसू उसकी आंखों से होते हुए गाल पर बह रहे थे। उसकी आंखों में बस दर्द और डर था। इवांशी के रोने की आवाज उस पूरी कार में गूंज रही थी। मौसम की तरह ही उसकी जिंदगी में जैसे कोई तूफान आ गया था। उसकी सांसें फूली हुई थीं, हर एक सांस के साथ उसका डर और गहरा होता जा रहा था। तभी अचानक इक्षित उसके हाथों को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि इवांशी दर्द से कराह उठी। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे, जैसे उसकी आत्मा भी रो रही हो। उसने हर तरह से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, पर इक्षित की पकड़ बहुत मजबूत थी, जिससे वह हिल भी नहीं पा रही थी। इक्षित उसकी इतनी ड्रामेबाजी देख गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, मेरी जान, इतना नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हें तो आदत होगी न इन सब चीजों की। मेरे सामने ये सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से जानता हूं तुम्हारी जैसी लड़कियों को। बताओ, कीमत क्या है तुम्हारी? उसकी पकड़ से इवांशी का दर्द इतना तेज हो गया कि वह बस जोर जोर से रोना चाहती थी, लेकिन इक्षित की बात सुन उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
उसने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, जाने दीजिए, लग रहा है आप गलत कर रहे हैं। जाने दीजिए, आप कोई नहीं होते हमें ये सब कहने वाले। उसके अंदर जरा भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। जैसे ही इवांशी ने अपनी आवाज तेज की, इक्षित का खून खोल उठा। उसने कसकर उसके हाथों को मरोड़ते हुए कहा, अगर तुमने दोबारा अपनी जुबान खोली मेरे सामने, तो तुम्हारे बाबा की जो आखिरी सांसें चल रही हैं, मैं उन्हें भी रुकवा दूंगा। इवांशी ने जैसे ही यह सुना, दर्द से कांप सी उठी। इक्षित ने अभी भी उसके हाथों को मरोड़ रखा था। उसके आंखों में अपने बाबा के लिए डर देखकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। उसने अचानक ही उसके चेहरे को उठाकर उसके जबड़े को कसकर पकड़ लिया। इवांशी दोबारा दर्द से कराह उठी और रोते हुए बोली, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? दर्द दे रहे हैं आप हमें, जाने दीजिए, प्लीज। प्लीज, हम भीख मांगते हैं आपसे। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। इक्षित को उसके रोने से और गुस्सा आ रहा था। वह उसे और कसकर पकड़ता हुआ गुस्से से बोला, चिल्लाओ मेरी जान, जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ। मैंने भी 17 साल इंतजार किया है तुम्हें तड़पते देखने के लिए। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। वो हर दर्द तुम्हें भी सहना होगा, जो मैंने सहा था, मेरे परिवार ने सहा था। अब तुम सहोगी। मेरी मिस्ट्रेस बनकर, अपने बाबा की जिंदगी बचाओगी, राइट मेरी जान। इवांशी को समझ नहीं आ रहा था कि कोई किसी से इतनी नफरत क्यों कर सकता है। उसने ऐसा क्या किया था जिससे आज उसे ये सब सहना पड़ रहा था। वह खुद को और संभाल नहीं पा रही थी, तभी उसने महसूस किया कि इक्षित उसके करीब आ रहा है, उसे छूने की कोशिश कर रहा है। उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और रोते हुए दोबारा बोली, मत। ऐसा मत करिए मेरे साथ, मैंने कुछ नहीं किया। आप गलत समझ रहे हो, मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन उसकी बात सुनकर इक्षित मुस्कुराया और उसने जबरदस्ती अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उसके होठों को चूमने लगा। इवांशी रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इक्षित ने जरा सी भी दया नहीं दिखाई। वह जैसे अपने हैवानियत में उतर आया था। इवांशी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी उससे बचने की, लेकिन बड़े और ताकतवर इक्षित के सामने वह बहुत छोटी थी। इक्षित उसके होठों को बुरी तरह से चूम रहा था, जैसे कोई घायल शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है, वैसे ही अभी वह इवांशी के साथ कर रहा था। इवांशी के आंखों से आंसू और तेज बह रहे थे। उसे ये सब एक भयानक सपने जैसा लग रहा था। तभी इक्षित ने उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। इवांशी ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली और उसके सीने पर हाथ मारते हुए बोली, प्लीज, हमें जाने दीजिए। जो आप कहेंगे, हम करेंगे, लेकिन हमसे दूर हो जाए। प्लीज, दूर हो जाए हमसे। भगवान के लिए हमें जाने दीजिए। ये सब आप क्यों कर रहे हैं? हमें हमारे बाबा चाहिए, बाबा। इक्षित को इवांशी की आवाज से और गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से उसके होठों को चूमने की जगह काट लिया। अब वह उसके होठों को काटने लगा और उसके बचे हुए कपड़े उतारने लगा। इवांशी की सांसें जैसे रुक सी गई थी। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह खुद को चीखने से रोक नहीं पा रही थी। इवांशी के मन में कई ख्याल आ रहे थे। उसने सोचा, काश वह इस जगह कभी ना आती, काश उसके बाबा उसे यहाँ से ले जाते। वह होती तो उसे बचाने के लिए। उसने अपनी पूरी ताकत से इक्षित को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। इक्षित ने उसके हाथों को जोर से पकड़ रखा था और उसकी हर कोशिश को नाकाम बना रहा था। इवांशी को अपनी मजबूरी और कमजोरी का एहसास हो रहा था। इक्षित ने इवांशी को पूरी तरह से अपने नीचे दबा रखा था और वह उसके शरीर को बुरी तरह से चूम रहा था। इवांशी की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आंखें जब तक बंद होने वाली थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ चुकी थी कि उसके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। यह इंसान उसे नहीं छोड़ेगा। वह हार मानने लगी। उसकी यह हालत देखकर इक्षित के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोला, इवांशी मेरी जान, पता है तुम्हें ऐसा देख मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन इससे ज्यादा खुशी मुझे तब होगी जब तुम्हारे अपने जानेंगे कि अब तुम किसकी हो। बहुत कोशिश की उन्होंने तुम्हें बचाने की, लेकिन अब वो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अब उन्हें पता चलेगा कि मिस इवांशी इक्षित राजवंशी की है। वैसे मेरी जान, तुम जानती तो हो ना कि अब से तुम मेरी हो, मेरी मिस्ट्रेस। उसकी बातों का असर अब इवांशी पर नहीं हो रहा था। उसे तो जैसे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने बस अपनी किस्मत के आगे सिर झुका लिया था।
इवांशी की इस बिखरी हालत को देख इक्षित ने एकदम से उसके करीब जाकर उसके गले पर काटा और धीरे से कहा, तैयार रहो मुझे हर रात खुश करने के लिए। जब तक तुम मुझे खुश करती रहोगी, तब तक तुम्हारे बाबा की सांसें चलती रहेंगी। इतना कहकर वह दोबारा उसके होठों को चूमने लगा। इवांशी अब वहां बेजान सी पड़ी थी, उसमें अब जरा भी जान नहीं बची थी। करीब 2 घंटे के बाद इक्षित ने इवांशी को जाने दिया और सीट पर सही से बैठकर उसकी तरफ अपना शर्ट फेंकते हुए बोला, इसे पहन लो, क्योंकि इवांशी के कपड़ों की हालत ऐसी नहीं थी कि वह उन्हें पहन सके। इवांशी की आंखें हल्की हल्की खुली थीं, उसका बदन लाल हो चुका था, हर जगह बस इक्षित के दांतों के निशान थे। दर्द से उसका बदन से हर्षा उठा था। उसने बड़े मुश्किल से उस शर्ट को पहना। वह शर्ट उसके लिए काफी बड़ी थी और उसके घुटनों के नीचे तक आ रही थी, जिससे उसका बदन तो ढक गया था, लेकिन उसकी सांस धीमी धीमी चल रही थी। उसे पता भी नहीं चला कब कार चलने लगी। कुछ देर बाद इक्षित ने उसकी तरफ कुछ कागज बढ़ा दिए। इवांशी बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखने लगी। तभी इक्षित ने उसके हाथों को पकड़कर इंक में लगाया और कागजों पर लगवा दिया। इवांशी हैरान थी, लेकिन उसके अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं थी उसे मना करने की। उसने बस एक नज़र इक्षित को देखा। तभी इक्षित मुस्कुराते हुए कहता है, जानता हूं तुम मना नहीं कर सकती, अपने बाबा से प्यार जो करती हो। लेकिन याद रखना, ये प्यार अपने तक रखना। इसके वजह से मेरे किसी अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अपनी होशियारी भी अपने तक रखना। इसी के साथ अगर तुम्हें अपने बाबा और अपने परिवार की चिंता है तो मेरी शर्त बिना किसी नाटक के मान लो। पहली, तुम मेरे परिवार के करीब नहीं जाओगी, अपने इन आंसुओं से उन्हें बेवकूफ नहीं बनाओगी, क्योंकि तुम्हारी असलियत मैं जानता हूं। दूसरी, अपनी जबान बंद रखोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तीसरी, जल्द से मुझे एक बच्चा दोगी, और चाहे तुम ये चाहो या नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा। और सारी जिंदगी मेरी गुलाम बनकर, मेरी मिस्ट्रेस बनकर रहोगी। कोई नहीं जानेगा कि तुम मेरी बीवी हो, चाहे पेपर्स में हो। तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। इवांशी की लाल आंखों में अब पानी भी सूख चुका था। उसे अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी। डर तो था, लेकिन वह इस दर्द के आगे कुछ नहीं था। वह बस फीकी सी मुस्कान लिए उसे देखने लगी। उसे पता था वह कुछ नहीं कर सकती। वही नहीं, उसकी आत्मा तक दर्द से कराह रही थी। तभी अचानक कार जोरदार आवाज के साथ जाकर एक बड़े से हवेली के सामने रुक पड़ी, और बिना कुछ कहे इक्षित कार से निकलकर अंदर चला गया। इवांशी बाहर गेट से देख खुद से कहती है, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जल्दी हम तुमसे दूर हो जाएंगे, एक बार बस हमारे बाबा हमें मिल जाएं। इतना कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। वह धीरे से कार से बाहर आई। उसके सामने एक बड़ी सी हवेली थी। वह धीरे धीरे चलते हुए अंदर की तरफ जाने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें बंद हो रही थीं। तभी वह अचानक गिर पड़ी। सामने खड़े मेंशन के गार्ड्स उसकी यह हालत देख उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि इक्षित उन्हें नहीं छोड़ेगा। इवांशी ने एक नज़र सामने देखा और बस वहीं बैठी रही। उसे जीने की जरा भी इच्छा नहीं थी। वह बस मर जाना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ यह सब क्या हो गया था। तभी बारिश और तेज होने लगी। इवांशी पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसने अपने हाथों को छुआ जहां से इक्षित के काटने की वजह से खून निकल रहा था। वहीं साइड में खड़े लोग उसकी यह हालत देख उसे लाचारी से देख रहे थे। वहीं हवेली के अंदर एक तरफ इक्षित खड़ा था और उसके सामने एक महिला जो उसे घूरकर देख रही थी और चिल्लाए जा रही थी, किस लड़की के साथ आया है तू? क्या किया है तूने? इक्षित यह सब सुन बिना किसी भावना के कहता है, माँ, आप उसके बारे में मत सोचिए, बस ऐसा मान लीजिए कि मैंने घर पर कोई नई नौकरानी लाई है। इतना कहकर वह उस महिला, यानी अपनी माँ के पास खड़ी लड़की की तरफ देख कहता है, उस लड़की को मेरे कमरे में नहीं आने देना, मुझे उसका चेहरा नहीं देखना है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। मिसेज जमुना राजवंशी अपने पास खड़ी अपनी बेटी निकी राजवंशी की तरफ देख कहती है, पता नहीं इसने क्या किया उसके साथ। तभी बगल से एक और महिला की आवाज आए, अमना दीदी, भगवान झूठ न कहे, जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा। वैसे भी वह लड़की है ही इस लायक, उसके वजह से कितना दर्द सहा है हम सब ने। ये और कोई नहीं, इक्षित की चाची थी। अमना और निकी दोनों ने उन्हें घूर कर देखा और दरवाजे की तरफ चल दिए। तभी उन्होंने देखा कि इक्षित का छोटा भाई, जो इक्षित की चाची निर्मला राजवंशी का बेटा था,
आकाश राजवंशी किसी बेहाल सी लड़की को पकड़कर अंदर की तरफ ला रहा था। वह सही से चल भी नहीं पा रही थी। बाल उसके बिखरे हुए थे, होंठ से खून, हाथ कांप रहे थे और पूरा बदन भीगा हुआ था। आकाश उसे पकड़ अंदर ला रहा था। ये देख निकी जल्दी से उसकी तरफ गई और बोली, बड़ी, क्या हुआ इसे? आकाश ये सुन कहता है, मुझे कैसे पता, मैंने बाहर इन्हें बैठे रोते हुए देखा, बहुत बुरी हालत में थी, ये इसलिए ले आया। निर्मला अपने बेटे को उस लड़की की मदद करता देख गुस्से से उसके पास गई और उसे खींचते हुए बोली, भगवान झूठ न कहे, तुझे भी यही मिली गले लगाने को। छोड़ उसे। इसी के बीच इवांशी की हालत और बिगड़ गई और वह जोरदार आवाज के साथ नीचे जमीन पर गिर पड़ी। क्या फर्क पड़ेगा इक्षित को आइवंशी के इस हालत से, या टैटपेगा वो उससे, और क्या आइवंशी बचा पेगी खुद को? चैप्टर 3 BEHREHMIIVANSHI की बुरी हालत। हैप्पी रीडिंग। निर्मला जी अपने बेटे को उस लड़की की मदद करता देख गुस्से से उसके पास गई और उसे खींचते हुए बोली, भगवान झूठ न कहे, तुझे भी यही मिली गले लगाने को। छोड़ उसे। इसी के बीच इवांशी की हालत और बिगड़ गई और वह जोरदार आवाज के साथ नीचे जमीन पर गिर पड़ी। इवांशी को बेहोशी में गिरता देख वे सभी डर गए। अमना जी ने जल्दी से आकाश की तरफ देखा और कहा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ और इसे वहां ले चलो। आकाश ने जल्दी से उसे बाहों में उठाया और तब तक निक्की ने डॉक्टर को फोन लगा दिया। अमना जी उसके पास सोफे पर बैठी और उसके गाल पर हाथ रख कर बोली, बेटा, उठो, क्या हुआ तुम्हें? वह उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इवांशी को कोई होश नहीं था। वह बेसुध सी पड़ी थी, उसकी आंखें लाल थीं, होंठ कांप रहे थे। इसी बीच निर्मला जी बोली, अरे दीदी, भगवान झूठ न कहे, कहीं ये मर गई तो हमारे इक्षित को जेल न जाना पड़े। ना जाने कौन सी आफत है, ये दुख ही दुख दिया है इसने जब से पैदा हुई है। अमना जो कि इवांशी के लिए पहले से परेशान थी, ऊपर से निर्मला की बातें सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन तब तक डॉक्टर आ चुके थे। आकाश ने जैसे ही सामने से डॉक्टर आशीष को आते देखा, उसका मुंह बन गया, लेकिन इस वक्त उसने कुछ कहना सही नहीं समझा। अमना जी आशीष को आते देख जल्दी से बोली, बेटा, देखो तो सही, इसे क्या हुआ है? ना जाने क्यों ये उठ ही नहीं रही। जल्दी से देखो इसे। आशीष ने अमना जी को देखा और कहा, आंटी, डोंट वरी, मैं हूं ना। आप शांत हो जाइए। इतना कहते ही वह जल्दी से अपने काम पर लग गया। जैसे ही उसने इवांशी को चेक किया, उसे समझ आ गया कि इवांशी को बहुत तेज बुखार है। बेहोशी की हालत में भी वह कांप रही थी, जैसे उसे किसी बात का डर लग रहा हो। आशीष ने लंबी सांस ली। उसे इवांशी का चेहरा कुछ देखा देखा सा लग रहा था, लेकिन उसने इस समय कुछ नहीं कहा उस बारे में। निक्की उसे शांत देख जल्दी से बोली, क्या हुआ, इडियट, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? निक्की की आवाज सुनकर आकाश का चेहरा गुस्से से भर गया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वहीं आशीष उसकी मीठी सी आवाज सुन जल्दी से बोला, इसकी हालत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है और उसे पैनिक अटैक आ रहे हैं। मैंने कुछ दवा दे दी है, लेकिन आपको इसका बहुत ध्यान रखना होगा। इन्हें देख मैं इतना तो कह सकता हूँ, हम सोच भी नहीं सकते ये उठने तकलीफ है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, निर्मला कहाँ चुप रहने वाली थी, वो मुंह बनाते हुए बोली, इसका मतलब अब हम इसके नौकर बन जाएं। भगवान झूठ न कहे, यही दिन देखना रह गया था कि इस जैसे लड़की की हम सेवा करेंगे। अमना जी ने जैसे ये सुना, वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, चुप हो जाओ निर्मला, एक मासूम सी लड़की की ये हालत है और तुम ना जाने क्या बकवास किए जा रही हो। इतना कहकर वह इवांशी की तरफ देखने लगी। वह प्यारा सा चेहरा जो डर से पीला पड़ चुका था, ये देखकर अमना जी का दिल तड़प सा गया और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वह वहां से जाते हुए आकाश से बोली, इसे दूसरे फ्लोर के रूम में सुलाओ। ऊपर चौथे फ्लोर के एक बड़े से रूम में इक्षित चेयर पर बैठा था। उसे बेचैनी सी हो रही थी और बहुत गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन क्यों, उसने कर तो लिया था हासिल उस चीज को जिसकी उसे 17 साल से तलाश थी। उसने एक नज़र बाहर की तरफ देखा और खुद से कहा, आज से तुम्हारी बर्बादी की जिंदगी शुरू होती है। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा, जब तक मेरी सांस चलेगी तुम तड़पोगी, तुम्हें मैं जीते जी मार दूंगा, मिस इवांशी इक्षित राजवंशी। और तभी पीछे से अमना जी की कड़क आवाज आई, तुम नफरत में इतने डूब गए, तुम्हारी माँ होकर भी मुझे इसकी खबर नहीं थी। जैसे इक्षित ने उन्हें देखा, वह बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा हो गया।
अमना जी उसकी तरफ जाते हुए गुस्से से बोली, क्यों ले आए हो उसे यहाँ? मैंने कहा था ना, भूल जाओ वो सब, वह वक्त वो थी ही कितनी। तुम बदला लेने में इतने गुम हो गए कि तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि उस लड़की की कोई गलती नहीं है। जैसे ही अमना जी ने इतना कहा, इक्षित गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, उसकी गलती नहीं है माँ। आप अच्छे से जानती हैं कि वो लड़की उस गंदे खून, उस घटिया परिवार का एक हिस्सा है। एक बार नहीं माँ, दो दो बार उन्होंने मुझसे वो छीना है जिससे मैं सबसे ज्यादा चाहता था। और आप ये भी अच्छे से जानती हैं माँ, मैं कभी उन्हें माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। आप उस लड़की से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, और मुझसे उससे लेके कोई बात नहीं करना। इतना कहकर वह वहां से निकल गया। अमना जी की आंखों में आंसू थे, वे भी चुपचाप वहां से चली गईं। वहीं नीचे रूम में इवांशी गहरी नींद में थी। निक्की उसके पास बैठ उसे देख रही थी। उसे इवांशी बहुत ही प्यारी लगने लगी। वह अपनी माँ को आता देख खुशी से कहती है, माँ देखो तो ये कितनी प्यारी है। अमना जी उसकी बात सुन अपना सर हिलाते हुए कहती हैं, हाँ बहुत ज्यादा, लेकिन तुम अभी उसे परेशान मत करो, वैसे भी तुम्हारा भाई नहीं चाहता हम उसके करीब जाएं। निक्की ये सुन मुंह बना लेती है और कहती है, वो तो कुछ भी नहीं चाहते, पता नहीं ऐसा डेविल भाई भगवान ने मुझे ही क्यों दिया। अमना जी उसकी बात सुन उसके सर पर हल्के से मारते हुए कहती हैं, बुद्धू अपने भाई को ऐसा नहीं कहते। ठीक है चलो अब इस लड़की को हम आराम करने देते हैं। निक्की और अमना जी वहां से चले गए। कुछ देर बाद रात के अंधेरे में इवांशी की नींद टूटी। वह अपने आसपास एक नजर देखती है और डर से उठकर बैठ जाती है। ये हम कहाँ हैं? हमें यहाँ किसने लाया? बाबा, बाबा कहाँ हैं हमारे बाबा? इतना कह वह रोने लगती है। तभी उसे याद आता है कैसे एक शख्स उसके पास आता है, उसके बाबा को ले जाता है और उसके साथ। इतना सोच इवांशी फूट फूट कर रो पड़ी और जल्दी से बिस्तर से उठकर बाहर की तरफ भागी। कोई है, हमें हमें यहाँ से निकालिए, हमें यहाँ से जाना है। हम यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे हम यहाँ। सभी लोगों ने जैसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी, वो सभी एक एक करके बाहर आए। निक्की जो कि अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी, वह भी जल्दी से भागकर बाहर आई। अमना जी ने जैसे उसे ऐसे भागता देखा, वे हैरानी से उसके तरफ गईं और बोली, बेटा बेटा रुक जाओ, देखो हमारी तरफ। लेकिन इवांशी अपने होश में नहीं थी, वह यहाँ वहां भागे जा रही थी। उसे बस यहाँ से निकलना था, अपने बाबा के पास जाना था, उन्हें गले से लगाना था। इवांशी के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे। वह जैसे ही दरवाजे से बाहर पैर रखने को हुई, किसी ने उसके हाथ को पकड़कर खींचा और उसे रोक लिया। इवांशी जो कि होश में नहीं थी, लेकिन अचानक से किसी के पकड़ने से वह डर से कांप सी गई और जैसे उसने ऊपर एक नजर देखा, उसकी आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, हमें जाने दीजिए, हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें हमारे बाबा के पास जाना है, हमें जाना है यहाँ से। उसे ऐसा रोता देख निक्की के आंखों में भी आंसू आ गए। वह अपनी माँ के तरफ देखने लगी। वहीं आकाश और निर्मला जी भी ये देख हैरान थे। लेकिन वो शख्स जिसने इवांशी के हाथों को पकड़ रखा था, उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने झटके से इवांशी को धकेला जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। और उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख उस मैंशन में गूंज गई। डर से वह कराहने लगी। तभी वह शख्स नीचे जमीन की तरफ झुका और उसके हाथों को मरोड़ते हुए बोला, जितनी एक्टिंग करनी थी कर ली। अब मैं यहाँ और तमाशा नहीं चाहता। अगर तुम्हें खुद से प्यार है तो अपनी ये नौटंकी बंद करो। अमना जी ने जैसे ये देखा कि इक्षित उसे चोट पहुंचा रहा है, वे आगे आते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? जाने दो उसे। लेकिन इक्षित ने जैसे ही उनकी तरफ एक नजर देखा, डर से वो पीछे हो गईं। उसकी आंखों में काला अंधेरा छाया हुआ था और उसमें गुस्से की आग थी। उसने एक नजर उन सब की तरफ देखा और गुस्से से कहा, अभी के अभी सब यहाँ से चले जाओ। निक्की अपने भाई की आवाज सुनकर डर से कांप गई। तभी अमना जी हिम्मत कर बोली, इक्षित उसे जाने दो, भूल जाओ सब। लेकिन इक्षित ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और तेज आवाज में कहा, मैंने कहा सब यहाँ से चले जाओ। मुझे अकेले में अपनी बीवी से कुछ बात करनी है। जैसे ही उन सब ने ये सुना, उनके होश उड़ गए। अमना जी ने हैरानी से पूछा, बीवी? निक्की भी हैरान थी लेकिन वो अपनी माँ के हाथों को पकड़कर उन्हें वहां से ले गईं। अब वहां बस इवांशी और इक्षित थे।
इवांशी जो अभी रो रही थी, वहीं इक्षित जिसने अभी उसके हाथों को मरोड़ रखा था, वह उसके करीब जाकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से जा सकती हो? इक्षित राजवंशी के चंगुल से बच गए। इवांशी उसकी तरफ देख फूट फूट कर रोते हुए बोली, क्यों क्यों आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्यों? आखिर हमने क्या किया है? हम तो आपको जानते भी नहीं हैं, तो फिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों दे रहे हैं आप हमें इतना दर्द? क्या इस कैद से बच पाएगी इवांशी? URL चैप्टर 4 पनिशमेंट IKSHIT की DARINDAGI। अब वहां बस इवांशी और इक्षित थे। इवांशी जो अभी रो रही थी, वहीं इक्षित ने उसके हाथों को मरोड़ रखा था। वह उसके करीब जाकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से जा सकती हो? इक्षित राजवंशी के चंगुल से बचकर। इवांशी उसकी तरफ देख फूट फूट कर रोते हुए बोली, क्यों क्यों आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? आखिर हमने क्या किया है? हम तो आपको जानते भी नहीं हैं, तो फिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों दे रहे हैं आप हमें इतना दर्द? इक्षित ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने गुस्से में बिना सोचे समझे जोर से इवांशी को धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी और उसके हाथों पर बहुत तेज चोट लगी। लेकिन इक्षित इसके बाद भी नहीं रुका। उसने उसके हाथ को पकड़कर गुस्से से कहा, ये दर्द तो कुछ नहीं है जो तुम्हें मिला है, उसके सामने अभी तो बहुत कुछ बचा है। इवांशी राजपूत, ये तो बस शुरुआत है। इवांशी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वह रोते हुए दर्द भरी आवाज में बोली, हम इवांशी हैं। आपको गलतफहमी हुई है, हम कोई राजपूत नहीं हैं। आप हमें जाने दीजिए, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। उसकी बातें सुनकर इक्षित को और गुस्सा आ गया। उसने अचानक से उसके गले को दबोच लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। दर्द और जोरदार पकड़ से इवांशी की आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे। उसे सांस नहीं आ रही थी। वह कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने इक्षित की काले गहरे आंखों में देखा, उसकी सांसें जैसे रुक सी गईं। उसका दिल थम सा गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी जान ले लेगा। जैसी उसने ये सोचा, तभी इक्षित मुस्कुरा उठा। इवांशी को उससे बहुत डर लग रहा था, इतना कि वह अपना दर्द भी भूल गई और बस कांपते हुए उसे देखने लगी। तभी इक्षित ने नफरत भरी मुस्कान के साथ कहा, मेरी जान, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। अगर तुम्हें मार दिया तो इन लंबे 17 सालों के इंतजार का क्या फायदा? इन 17 सालों में मेरा दिल नफरत से जल रहा था। मैं तुम्हें उतना ही तड़पाऊंगा जितना मैं तड़पा हूं इन 17 सालों में। इवांशी हैरान थी। वह हैरानी से उसे देख रही थी। तभी इक्षित ने अचानक उसके हाथों को पकड़ लिया और उसे वहां से खींचने लगा। इवांशी उसके अचानक ऐसा करने से डर गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह उसे खींचते हुए ले जाने लगा। ऊपर की तरफ बने कमरे से निक्की ये सब देख रही थी। निक्की के हाथ पांव कांप रहे थे। तभी अमना जी ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और निक्की को चिल्लाते हुए बोली, तुम ये क्या कर रही हो? पता भी है अगर इक्षित ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। निक्की अपनी माँ की बात सुन धीमी आवाज में बोली, माँ, भाई वो सब भूल क्यों नहीं जाते? उस मासूम की क्या गलती है इसमें? मुझे तो डर है कहीं भाई उसे कुछ कर न दे। अमना जी निक्की की बात सुन निराशा भरी आवाज में कहती हैं, तुम जानती हो तुम्हारा भाई किसी की नहीं सुनता। अगर कोई उसे रोकना चाहे भी तो वो उन्हें भी बर्बाद कर देगा। रही बात उसकी नफरत की, वो आग नहीं बुझने वाली। हम बस उस बच्ची के लिए प्रे कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इक्षित इवांशी को खींचता हुआ बाहर बड़े से गार्डन की तरफ ले गया। इवांशी चीख चीख कर चिल्ला रही थी, रुक जाओ, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए हमें। हमने कुछ नहीं किया। हमें जाने दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था इक्षित पर। वह उसे खींचता हुआ बाहर अंधेरे बारिश में ले गया और गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी किस्मत अब यही है। अगर तुम्हें खुद को और अपने बाबा को बचाना है, तो दोबारा मेरे परिवार को परेशान करने की कोशिश मत करना। आज जो तुमने किया उसकी सजा ये है कि तुम अब से एक हफ्ते रात को यहीं गार्डन में सोओगी। जैसे ही इवांशी ने ये सुना, वह कांपते हुए इक्षित की तरफ देखती हुई रोते हुए बोली, आप मुझे बताते क्यों नहीं हमारी गलती क्या है? हमने ऐसा क्या किया है? आप हमें और हमारे बाबा को जाने क्यों नहीं देते? ले तो लिया आपने बदला। इक्षित ने जैसे ही उसकी बात सुनी, वह हल्के हल्के कदम लेते हुए उसके पास जाने लगा।
बारिश की बूंदें उन दोनों को भिगो रही थीं, ठंडी हवाएं चल रही थीं। इवंशी उसे अपने पास आता देख पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी इक्षित ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी गलती यह है कि तुम उस घर की बेटी हो। तुम्हारी गलती यह है कि तुम्हारे नाम के आगे राजपूत आता है। अब तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी, मरते दम तक। इतना कहकर उसने अपना फोन निकालकर इवंशी की तरफ कर दिया। फोन पर काला अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन अचानक अंधेरे से होते हुए स्क्रीन पर एक चेहरा आने लगा। वह चेहरा किसी और का नहीं, इवंशी के बाबा का था। इवंशी उसे देखकर रोते हुए बोली, बाबा, हमारे बाबा। तभी इक्षित ने उसके हाथों से फोन छीनते हुए कहा, अगर तुम इन्हें जिंदा देखना चाहती हो तो यहां से भागने की सोचो भी मत और जैसा मैंने कहा है वैसा करो। गुड नाइट मेरी जान। क्या थी इवांशी की गलती? क्यों करता है इक्षित इवांशी से नफरत? क्या इवांशी की जिंदगी में बस है दुख? URL चैप्टर 5 थप्पड़ इक्षित की जलन। हैप्पी रीडिंग। गुड नाइट मेरी जान। इतना कहकर वह बिना उसे देखे वहां से चला गया। उसने ये सोच तक नहीं वो ऐसे बाहर पूरी रात कैसे रहेगी, वो भी इतने बारिश में। इवंशी बाहर खुले आसमान के नीचे खड़ी थी। आसमान से बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थीं। वह ऊपर अपने आंसुओं भरी आंखों से देखते हुए खुद से बोली, हमारे साथ यह सब क्यों हो रहा है? हमें किस बात की सजा मिल रही है? क्यों? आखिर क्यों? क्या किया है हमने ऐसा? इतना कहकर वह वहीं नीचे जमीन पर गिर पड़ी। वह अपने घुटनों पर सिर रखकर बस रोए जा रही थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, होंठ कांप रहे थे। बाहर का मौसम बिगड़ता जा रहा था और अचानक से बिजली गिरने लगी, जिससे इवंशी डर के मारे कांप उठी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बिजली से उसे बहुत डर लगता था। जब भी ऐसा होता था, वह अपने बाबा के गले लग जाती थी। लेकिन अब उसके पास कोई नहीं था। वह रोते हुए खुद से बोली, बाबा, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आपने हमें इस इंसान के पास छोड़ दिया। हम आपको उससे कैसे बचाएं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आप हमें यहाँ क्यों ले आए? आपने क्यों हमारा साथ छोड़ दिया? आप ही हमारे बाबा हैं। कहिए बाबा, हम ही आपकी इवंशी हैं, आपकी बेटी। इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। सुबह का वक्त। पूरी रात बारिश हुई थी। सुबह जाकर बारिश रुकी, जिससे बाहर का माहौल काफी ठंडा था। अभी अभी सूरज की किरणें साफ हुई थीं। वहीं मैंशन में सभी लोग उठ चुके थे। निक्की, जो कि सुबह से ही अपने भाई के कमरे के बाहर खड़ी थी, क्योंकि 12 बज चुके थे लेकिन उसका भाई बाहर नहीं आया, न ही उसे इवंशी कहीं मिली, जिससे निक्की को इवंशी के लिए थोड़ा डर लगने लगा और वह अपने भाई के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। वहीं नीचे आकाश उसे ऐसा करता देख जल्दी से उसके पास गया और उसे साइड में खींचते हुए बोला, तू ना किसी दिन भाई के गन के निशाने पर होगी। जैसी तेरी हरकतें हैं, भाई पक्का तुझे किसी दिन मार ही देंगे। बेवकूफ लड़की। निक्की, आकाश की बातें सुनकर आंखें दिखाते हुए बोली, मार देना चाहते हो तो मार दे, लेकिन मैं तो उनकी नहीं सुनने वाली। मुझे जानना है वह लड़की कहाँ है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, ना जाने कैसी होगी, कहाँ होगी। निक्की की परेशानी देखकर आकाश उसके सिर पर मारते हुए बोला, डायलॉग मत मार, वैसे भी वह लड़की ठीक होगी, तू चिंता मत कर, वरना भाई हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। निक्की यह सुनकर आंखें मटकाते हुए बोली, क्या वह सच में भाई की बीवी है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाई ने उससे शादी करी जिससे वो नफरत करते हैं। आकाश उसकी बात सुनकर कुछ सोचता हुआ बोला, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि अगर भाई ने कहा है तो ऐसा ही होगा, वो उनकी बीवी और हमारी। निक्की उसकी बेचैनी देख आगे बोली, हमारी भाभी। वह दोनों खुसफुसा रहे थे कि अचानक दरवाजा खुला और इक्षित बाहर आया। उसने काले पैंट और सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके हैंडसम चेहरे पर अलग ही चमक थी। उसे तैयार देख आकाश बोला, भाई, क्या आप ऑफिस जा रहे हैं? आकाश की बात सुन इक्षित उसे घूरते हुए बोला, तो तुझे क्या लगता है ऑफिस मेरे बिना चलती है? तेरे जैसे मैं पार्टी में घूमूं? इसी बीच निक्की कमरे के अंदर देखने की कोशिश में लगी थी, लेकिन इक्षित ने उसे यह करते हुए देख लिया। जैसे निक्की को फील हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, वह डरते हुए जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं देख रही, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो बस खड़ी हूं। उसने बिना कुछ पूछे ही सब कह दिया। आकाश ये देख मन ही मन खुद से बोला, इडियट, एक झूठ तो बोल नहीं पाती, बड़ी चली गोली खाने आ भी भाई से।
इक्षित ने एक एक नज़र दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों शायद भूल गए हो कि यहाँ आना मना है और ये मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर दोबारा मैंने तुम्हें यहाँ देखा सो मार्क माई वर्ड्स आई विल किल यू। और तभी जोर जोर से अमना जी की चिल्लाने की आवाज से वे तीनों डर गए। इक्षित, निक्की, जल्दी आओ, देखो जल्दी। वे सब नीचे उतरकर बाहर की तरफ भागे। गार्डन के एक साइड में अमना जी और निर्मला खड़ी थीं। अमना जी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वहीं निर्मला भी परेशान थी। वहीं उनके सामने नीचे जमीन पर पानी से भीगी हुई इवांशी सोई हुई थी। उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था, उसका शरीर पीला पड़ चुका था। इक्षित को वहां आते देख निर्मला जी डरते हुए बोली, इक्षित बेटा, भगवान झूठ न कहे, कहीं ये मर तो नहीं गई। इसे यहाँ खुले में किसने सुला दिया? जैसे ही उन्होंने ये कहा, अमना जी की नज़र इक्षित के चेहरे के तरफ चली गई। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां खड़ा था। अमना जी गुस्से से उसे देखते हुए उसके करीब गई और एक जोरदार थप्पड़ इक्षित के गाल पर मार दिया। उस थप्पड़ से इक्षित का चेहरा एक तरफ झुक गया। सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया ये देखकर। तभी निक्की अचानक चिल्लाते हुए बोली, माँ, इसकी सांसें तो धीमी हो गई हैं। निक्की इवांशी की हालत देखकर डर गई। उसने उसके हाथ को पकड़ा और देखा कि उसका शरीर ठंडा हो रहा था। ये देखकर वह आकाश की तरफ देखते हुए बोली, सांसें बहुत धीमी चल रही हैं, डॉक्टर को बुलाना होगा, जल्दी। वहां इक्षित बिना कुछ कहे खड़ा था। उसकी आंखों में बस गुस्सा था। वह इवांशी के चेहरे की तरफ बस गुस्से से देख रहा था। तभी अमना जी उसे घूरते हुए देख बोली, तूने ये जो भी किया है, ये सही नहीं था। अगर उसे कुछ हुआ तो इसकी वजह सिर्फ तू होगा। देख उसकी हालत। इससे पहले कि वह और कुछ कहती, बाहर से आशीष की आवाज आई। उसकी नज़र जैसे ही इवांशी पर पड़ी, वह शॉक हो गया। वह तो अस्पताल की तरफ जा रहा था, लेकिन इक्षित से उसे कुछ काम था, जिस वजह से वह यहाँ आया था। लेकिन अब इवांशी को इस हालत में देख, उसने इक्षित की तरफ एक नज़र देखा और फिर कहा, क्या हुआ इसे? और जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, वह समझ गया। उसने एकदम से उसे अपने बाहों में उठा लिया और पानी से निकालकर अंदर की तरफ ले जाने लगा। इक्षित की नज़र बस आशीष के हाथों पर थी, जिससे उसने इवांशी को अपने बाहों में उठा रखा था। उसने गुस्से से अपने हाथों को मिच लिया और वहां से गुस्से से निकल गया। इवांशी अभी बेहोश थी। 1 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया था। निक्की आशीष के साथ अंदर कमरे में थी। वह आशीष को देख गले लगाते हुए बोली, पता नहीं भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं। इस लड़की की क्या गलती है? कोई उन्हें समझा नहीं पा रहा। निक्की की बात सुन आशीष ने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा और बोला, शुश निक्कू, अभी हमें इस लड़की की तबीयत के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इक्षित के बारे में। तभी उन दोनों को किसी की हलचल की आवाज आई। इवांशी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। निक्की ये देख जल्दी से उसके पास गई और उसके हाथों को अपने हाथ में लिए बोली, क्या आप ठीक हो? क्या इवांशी बचा पाएगी इक्षित से खुद को? क्यों है इक्षित को इवांशी से इतनी नफरत? क्या हो रही थी इक्षित को जलन आशीष से? क्या था आशीष और निक्की के बीच?